बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ में। क्या हाल है, कैसी सुबह है। वो कहते हैं ना, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, आई वांट टू प्ले प्ले, रेन रेन गो अवे। ओह माय गॉड, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। वो एक और गाना मुझे याद आया, अनु मलिक का। मैं एक बल्कि शो करने जा रही हूँ अमेरिका, मेरा कॉन्सर्ट है। फ़र्स्ट टाइम मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ, तो वहाँ पर अनु मलिक के साथ मैं वहाँ पे स्टेज शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बचपन से उनको सुनती आ रही हूँ, उनको देखती आ रही हूँ, उनकी कॉम्पोजिशंस, उनके गाने। बारिश के हिसाब से एक और उनका बड़ा अच्छा गाना था, बड़ा फेमस, वो देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग, मेरा दिल रो रहा है, माई हार्ट इज प्लेइंग इट्स प्लेइंग इट्स प्लेइंग, तेरे लिए, याद आया, तेरे लिए आगे के लिरिक्स नहीं आते मुझे, बट आई लाइक द सॉन्ग। तो आज सारे बारिश वाले गाने, और एक और गाना बारिश का बड़ा प्यारा, बड़ा फेमस, सबने सुना होगा, वो नहीं था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। और साथ बड़ा फेमस, बड़ा शौक से लोग सुनते हैं, उसका रिमिक आ गया था कटरीना कैफ के ऊपर, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो भी गाना। मगर पुराने की क्या ही बात थी, जिसमें रवीना टंडन और अक्षय कुमार ने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म भी किया था बारिश के गाने में। टिप टिप बरसा पानी, कितना अच्छा था, है ना। लगी ऐसी सावन, पता नहीं क्या था, मैं क्या करूं, समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई हमारी बारिश के ऊपर। बारिश के तो इतने गाने कि मैं आपको क्या बताऊं। अहमद फराज साहब ने कहा था, इन बारिश जो है इससे दोस्ती अच्छी नहीं है। अहमद फराज ने कहा, गौर से सुनिए, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। आह, क्या बात है, कितनी अच्छी बात कही है। मगर हमारा मकान कच्चा नहीं है, हमारे ख्यालात कच्चे हैं, डूब जाते हैं। इतनी बारिश हो जाती है, इतनी बारिश होती है, सब कुछ सैलाब जरकान फटी हुई चारपाई हो जाता है, इतनी बारिश होती है। फिर उसके बाद हम पता है कौन सा गाना गा रहे होते हैं, हम वो वाला गाना गा रहे होते हैं, वो बारिश की कश्ती, वो कागज़ का पानी, उल्टा बोल दिया मैंने, ओ कागज़ की कश्ती, ओ बारिश का पानी। अपने आप को कहूँगी मरे, क्या बोल रही हूँ मैं सुबह सुबह सारी कॉम्पोजिशन ही मैंने ख़राब कर दी। असल में कुछ लोगों की बारिशें ना बहुत अच्छी होती हैं, एंजॉय करते हैं, मगर कुछ लोग जो है उनकी बारिश इतनी ख़राब होती हैं, देखें ना, घर बह जाते हैं उनके, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, तिनका करके उड़ जाता है, कागज़ की तरह उनकी झोपड़ियाँ उड़ जाती हैं हवाओं में। फिर जो बाइक्स वाले, उनके लिए बहुत बुरा है। मैं पता है आज बड़ा अफसोस किया, मेरे साथ क्या हुआ कि वो जो मेरे सुबह सुबह भाई होते हैं ना, वो जूस लेकर आते हैं, छोटी सी उम्र का लड़का है, यहीं इधर ही साइड पे होता है, 20-21 साल का होगा। आज वो जूस देने आया ना, तो मैं मेकअप करवा रही थी, तो कमरे में आया, आके तो कहने लगा, बाजी आपका जूस। तो मैंने उसकी हालत देखी, शलवार कमीज़ उसकी हल्की कलर की थी, मगर वो गीले होकर तो डार्क नीली हो गए, वो पूरा पानी से तर, ज़मीन तर। मुझे इतना अफसोस हुआ कि उसको ये पता था कि मैंने जूस पीना है या मेरा नाश्ता है, तो वो अपनी जॉब की वजह से चला गया। मैंने उससे बड़ी माफ़ियाँ मांगी, मैंने उसको बहुत सॉरी की, मैंने कहा मुझे पता नहीं था कि आप अपनी ड्यूटी देने के लिए, आपको पता है कि मुझे जूस पीना है तो आप चले जाएंगे, और आप मैंने कहा मुझे माज़रत, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने कोई दिल आज़ारी तो नहीं कर दी, मुझसे गलती। इसी तरह ऐसे कितने लोग हैं, देखें ना, अपने बच्चों के रिस्क कमाने के लिए, जो बाप है अपने घर से, कितने सारे आप देखें बाइकों पर लोग निकले हुए होते हैं बिकॉज ऑफ द जॉब, उनको अपनी टाइम पर पहुँचना है, वो भीग रहे होते हैं, बारिश में बच रहे होते हैं, आंखों पे, चेहरे पे, कपड़ों में फुहार, और वो ऐसे जब फुहार बारिश पे आप जाते हैं ना, तो जिस्म के ऐसे लगती है जैसे वो छोटे छोटे पत्थर, कंकर, मगर वो ऐसे। अच्छा, फिर क्या होता है, गाड़ियाँ देख रहे होते हैं हम बराबर में जाती हुई, तो वो गाड़ी वाले लिहाज नहीं करते, जो खुद अपनी बंद गाड़ी, एसी गाड़ी में जा रहे होते हैं, उनको कोई एहसास नहीं होता कि बराबर में जो भाई बाइक पे जा रहा था उसके ऊपर ऐसे पानी की कीचड़ उछालते हुए, छींटे उछालते हुए निकल जाते हैं, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते। आप भी ख्याल रखा करें प्लीज़, छोटी छोटी सी बातें। वही बात है ना कि हल्की सी गाड़ी स्लो कर लें, कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता, ना बाइक वाले को पता कि आप गाड़ी में कौन है जो उसके ऊपर छींटे डाल के, मैं अल्लाह तो देख रहा है, मैं बार बार ये बात करती हूँ, कोई नहीं देखता, अल्लाह तो देख रहा है ना। थोड़ा एहतियात किया करें, दूसरों का ख्याल किया कीजिए ना। और जो बच्चे हैं
मैं स्पेशली ये बात बोलूँ कि अपने बाप को बहुत ज़्यादा इज्जत दें। जिस तरीके से सुबह सुबह अपनी नींद से बेदार होकर उठते हैं, जाते हैं, 12-12 घंटे नौकरी करते हैं। फिर अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, लाहौर, कराची, जो भी बात है, अब देखें ना, धूपों में जाएंगे, बाइकों पे जाएंगे, या फिर ट्रैफिकों में फंस के इतनी गर्मी में वापस आना, धूप लगा के ऐसे अपना जिस्म जला के पसीने से लथपथ कुर्ते होते हैं जब बाप घर के अंदर आता है। फिर उसके बाद बाप को बच्चे कहते हैं कि हमें बाप ने तो टाइम ही कोई नहीं दिया। फिर बड़े होके कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। बड़ा अफसोस होता है। ऐसे अपने बाप को जवाब ना दी कीजिए। भाई मेरी तरफ से तो सलूट है ऐसे बाप को जो अपने बच्चों के रिस्क कमाने के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ, अपने घर वालों के लिए जाता है। हमारे वैसे ही मुल्क में क्या होता है, घर में कमाने वाला एक ही होता है और बचपन से उसको सिखाया जा रहा होता है। अगर आप मुल्क से बाहर कहीं इधर उधर देखें दूसरे मुल्कों में, वहाँ पर सिर्फ एक घर में कमाने वाला नहीं होता, सिर्फ एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती, उसके कंधों को भारी नहीं किया जाता। आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे जितने भी लोग अगर घर में हैं तो हर एक को तालीम दी जा रही है, हर एक कमा भी रहा है। माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहा है, बहन भी कमा रही है, बेटी भी कमा रही है। हर कोई तालीम हासिल भी कर रहा है, एक्सपोजर भी ले रहा है और कमा भी रहा होता है। फिर अपनी वेकेशंस भी मनाते हैं। मगर हमारा कल्चर ये है कि हम क्या करते हैं कि औरत को कहते हैं तू निकली ना घर से बाहर तो मसला हो जाएगा। तो वो खुद जाके जब मजदूरी और कमा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, या फिर उनको घर में ऐसी तरबियत दे दी जाती है कि बेटा तुमने कल बड़े होके अपनी बहन की शादी करनी है, उसके अखराजात उठाने हैं, उसको इतनी बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ाना है, फिर उसके बाद तुमने हर जिम्मेदारी, चाहे माँ का इलाज हो, बाप का हो, घर में नए पर्दे लेने हो, फ्रिज लेना हो, एसी लेना हो, घर के सारे अखराजात एक बंदे के ऊपर डाल देते हैं। वो एक बंदा कमाते कमाते उसकी अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपना घूमना फिरना, ऐश व आराम, वो तो सभी मर जाता है। छोटी सी उम्र से तो लड़के अगर थोड़ी बहुत दोस्ती यारी में मोहल्ले में निकल के क्रिकेट भी खेल लेते हैं तो बाप और माँ गुस्सा करना शुरू कर देते हैं ना कि देखो ये क्या है, तो जल्दी से उसको काम की जिम्मेदारियों में डालना शुरू कर देते हैं कि ये ना हो काम से भाग जाए। तो हमारे घर का मर्द तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे सारे मर्दों को मैं कहूँगी सलूट है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक इसलिए लेंगे, ये जो मेरी सैंडल है ना, ये बननी में जल्दी जल्दी ना आपके शो के लिए आ गई थी। अभी सैंडल बंद करूँगी मैं। आई होप मेरा जोड़ा अच्छा लग रहा होगा। मैंने बड़े तैयारी से, क्योंकि सेट मेरा नया है, तो अगले ब्रेक में आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पाया है, किस तरह का कलर है, कैसा जोड़ा है। तो आपको मिलती हूँ ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। जी नाजरीन, आज पता है हमारे शो पे बहुत सारी बातें करने को हैं। एक तो मैं कोशिश करी थी कॉल पे लेने की, मगर जनाब जो है वो सो रहे हैं। एक बच्चे थे छोटे से जनाब, और इस्लामाबाद में रहते हैं, अच्छा काम करते हैं वो इस तरीके से कि मैं चाह रही थी कि अगर उनसे बात हो जाए ना तो आपको पता चल सके कि YouTube को चलाना कितना आसान है, YouTube का क्या पैटर्न है, किस तरीके से आप अपने घर पे बैठ के जो एक चैनल अगर खोल रहे हैं और अपने चैनल को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उससे अर्न करना चाहते हैं, कोई कंटेंट डेवलप करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, फेम चाहते हैं, काम चाहते हैं, और अपने आप को मार्केट में एक एस्टेब्लिश नोन करवाना चाहते हैं एज अ पर्सन, तो वो सारा कुछ जो है उस तरीके से मैं चाह रही थी कि वो बच्चा आपको एक्सप्लेन करे और आप सीख सकें। क्योंकि मोस्टली होता है, मैं समेत मैं आपको अपनी बात भी बताती हूँ, मीडिया में हूँ, काम कर रही हूँ, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद YouTube की चीज़ों के बारे में मुझे अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं है, मुझे नॉलेज है ही कोई नहीं। तो मेरा ये जो थी ना कि एक आप समझ लें ख्वाहिश थी कि मैं भी कुछ सीखूं तो साथ साथ आपको भी सिखाऊं। हमारे एक बेचारे ड्राइवर भाई हैं, वो बड़ा खूबसूरत सा जो है ना कंटेंट बना रहे हैं। वो सूरतें, नात शरीफ, इस तरह से वो अपने घर पे ना रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल पे, मगर अपलोड करते हैं तो उनको व्यूज़ नहीं आ रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग गाँव में बैठ के जो बच्चियाँ हैं वो देखें कहाँ से पैसे कमा रही हैं, कैसे कैसे काम कर रही हैं। तो ये चीज़ें आपको भी ईज़िली समझ आ जानी चाहिए, इसलिए मैं अब अगर फ़ोन उठा लिया तो आपसे बात कराऊँगी, वरना मैं कल अपने प्रोग्राम में यकीनन उनको फ़ोन पे लूँगी और आपकी ये मसले को ठीक करूँगी। और आज हम बात करेंगे मौसम, क्योंकि चेंज हो रहा है, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो बहुत सारे फलों की जैसे हम बात करते हैं, एक तोहफ़ा गर्मियों का जो ख़ास है वो है तरबूज़, है ना। कल मेरे डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला कि हमारे घर में कल तरबूज़ आया और क्या मीठा, क्या सही। तो मैंने फ़ौरन पहचान पूछना शुरू कर दी। मैंने कहा जो बहुत डार्क ग्रीन, जैसे ये बॉटल ग्रीन टाइप होता है, इस तरीके की पूरी ऊपर की शक्ल हो, कलर हो, तो क्या वो मीठा होता है तरबूज़, या फिर अगर हल्का कच्चा, हल्का हरा वाला या थोड़ा सा पीला शेड वाला हो वो मीठा होता है। उन्होंने मुझे बताया कि जो
आप कटवाएं, पहले कटवा के अंदर से देखें, अगरचे तो लाल है, सुर्ख है, तो वो मीठा ही मीठा होगा, रस वाला होगा, सही उसका शहद जैसा पानी मीठा होगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क शेड कलेजी की तरफ है तो वो मीठा शीठा कोई नहीं होता, बस पानी की कमी तो मगर दोनों तरीके से पूरा कर देता है, उसके अंदर जाला भी होगा। ये पहचान थी, उन्होंने बताया कि ज़्यादा पका हुआ नहीं लेना। तो एक और अहम बात मैं आपको बताती हूँ, जापान में लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है तरबूज कि मैं आपको बता नहीं सकती, मगर अफसोस की बात यह है कि जापान में ये फल मौजूद ही नहीं है और इतना महंगा है, इतना महंगा है कि जैसे इंपोर्ट होते हैं सारी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये फल जो है इंपोर्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पर एक एक स्लाइस जो है जब वो बेचते हैं तो इतना महंगा देते हैं, तो उनके लिए ये खुश नसीबी नहीं है बेचारे, तो बाहर का फल मंगा के तो महंगा ख़रीद के खाते हैं। मगर हमें जापानी फल बहुत पसंद है। ठीक है, जापानी फल के तो बारे में खैर मैं बात नहीं करी, मगर मैं तरबूज के फ़ायदे आपको ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि वो मौसमी फल है। इसके फ़ायदे सुने। सबसे पहले तो जो हामला बहनें, मेरी जितनी भी प्रेग्नेंट बहनें, उनके लिए सबसे अच्छा फल है। सारी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं आज ही अपने मियाँ शरीफ को बोलें कि जाएँ जाके वापसी में ना, जब आप काम से वापस आएँ तो ये तरबूज मेरे लिए बल्कि रोज़ की हालत में मंगवाएँ। एसिडिटी होती है, सीना जलता है प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे घबराहट सी होती है और हर चीज़ आपको ऐसा लगता है जो जो खाइए वो बस ऐसी यहाँ सीने में रह गई है। इसका सबसे अच्छा हल ये है कि वो जो हम गैविसॉन सिरप पीते हैं ना, ताकि हमारा हाजमा क्लियर है और हमें लगता है कि हर चीज़ हमारे सीने में रह गई है, पेट में उतर नहीं रही, हज़म नहीं हो रही, तो उसका सबसे अच्छा हल ये है कि आप ये तरबूज का इस्तेमाल करें, तरबूज तरीके से खाएं। और तो और तरबूज के बीज में इतने फ़वाइद हैं, इतने फ़वाइद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम तो क्या करते हैं, जब तरबूज खा रहे होते हैं तो उसके बीज चुन चुन के साइड पर फेंक देते हैं ना, तो तरबूज के बीज में भी इतने वाइटामिन, इतने मिनरल्स हैं कि मैं आपको इसके बारे में बयान ही नहीं कर सकती, इतनी अल्लाह ताला ने इसमें शिफा दी है। तो तरबूज डिहाइड्रेटेड बॉडी जो है उसको भी ठीक रखता है, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा इंसान को प्रॉब्लम होती है, पानी की कमी जिस्म में हो जाती है, पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, आंखें पीली नीली पता नहीं क्या हो जाती है। तो इसके अंदर जो है ना ऐसे ऐसे वाइटामिन हैं, मैं आपको बताती हूँ। 92% जो है इसके अंदर पानी है। इसका मतलब एक मटका पानी की जो कमी है वो ये फल पूरी कर देता है। दो फल हैं जो पानी की कमी बहुत जल्दी पूरी करता है, एक अमरूद और एक है तरबूज। तो तरबूज का मौसम है इसलिए आपने इस्तेमाल करना है। इसके अंदर विटामिन ए है, इसके अंदर B1, B5, B6 और विटामिन सी, पोटेशियम और मैग्नीशियम, दोनों ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो विटामिन सी तो सबको वैसी गोरा चिट्टा होने का सबको शौक़ है ना, तो विटामिन सी से आपके चेहरे पे ग्लो आता है, तो सबको पता है, वरना बॉडी पूरी पेल कर जाती है। और हम सिर्फ विटामिन सी के सीरम लगा रहे होते हैं, मुंह पे थोप रहे होते हैं रात को, तो सुबह जो है हमारा सिर्फ मुंह जो है ना वो चमक जाए, मुंह चमक जाता है सुबह, ऐसी कोई बात नहीं है। विटामिन सी वर्क्स फॉर स्किन, बट उसके अलावा जो पूरी बॉडी आपकी वो भी चमकनी चाहिए ना, तो वो किस तरह से चमकेगी जब आप विटामिन सी का इस्तेमाल ऐसे फ्रूट्स का या ऐसी सब्जियों का करेंगे जो आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ों की कमी पूरी कर देता है। मैं बार बार कह रही हूँ कि तरबूज आ गया है, तरबूज खाइए, आपके हाजमे को बेहतर करेगा, गर्मी की शिद्दत आपकी बॉडी में कम करेगा, डिहाइड्रेटेड बॉडी ख़त्म हो जाएगी, खून की गर्दिश को इतना अच्छा कर देता है, वो जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ना ऐसे ऐसे दौड़ रही होती है, ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन कर रही होती है, ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन कर रही थी। अगर जिस्मानी कोई भी आपको तकलीफ़ हो रही हो तो आप इस मेडिसिन को समझ के इस्तेमाल करें। ये फल नहीं है, ये एक दवा है, और इसको ऐसे इस्तेमाल करें कि ये समझें कि आपके लिए ये सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उनको पट्ठों की बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है पट्ठों में, हर प्रेग्नेंट औरत को होती है, ये बड़ा मेजर इशू रहता है। एक तो मैंने आपको बोल दिया डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम रहता है, और एक ये दोनों हल इसी चीज़ से ठीक होते हैं। पट्ठों के दर्द में इतनी आराम मिलती है ना, क्योंकि देखिए ब्लड सर्कुलेशन जब आपकी बॉडी में होता है, ये जब तरबूज खाने से, चाहे आप इसका जूस निकाल के पिएँ। अच्छा, जूस के साथ आप इसकी में बड़ा अच्छा कर सकते हैं, वो जो आपका जूस का ग्राइंडर होता है ना, उसमें जो बीज अगर आते हैं तो चुन चुन के छान के निकालने की ज़रूरत नहीं, उसको वो ग्राइंड होता है, उसके साथ ग्राइंड हो जाए। मैं आपको बताऊं, जब मैं इसको पीती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे आप मेवा खा रहे हैं, ऐसे मुंह में बादाम, अखरोट, इसका जायका भी बीजों का ऐसा होता है। तो आप इसको इस्तेमाल करें इस तरह से, क्योंकि इनके बीज में प्रोटीन होती है। प्रोटीन डाइट के लिए तो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, प्रोटीन शेक पी रहे होते हैं बाज़ारी पाउडर ला के केमिकल्स का, तो देखें ना इसके अंदर सारी जो ज़रूरी मादियात है वो उसके अंदर शामिल होती है। तो फास्फोरस, कॉपर जैसी इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल होती हैं।
तो यही तो चीज़ें हमें चाहिए जो हम महंगी महंगी मेडिसिन में ढूंढ रहे होते हैं। हीट स्ट्रोक से आपको बचाता है, वही मैं बात शुरू में कर रही थी ना, हमारे जो भाई हैं वो बाइकों पे जाते हैं गर्मियों में हीट लेते हुए, बच्चे सुबह सुबह स्कूल से जब जा रहे होते तो इतनी गर्मी की शिद्दत नहीं हो रही थी, जब वापस आ रहे होते तो चीख रहे होते हैं, अम्मी अम्मी अम्मी। ये हाल क्यों होता है बच्चों का गर्मी से? तो आते के साथ ही बच्चों को अगर फ़ौरन खाना नहीं खाते, गर्मी की हीट स्ट्रोक से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वैसे ही लंच ब्रेक में लंच कर लेते हैं, तो आप उनको आते के साथ ही ठंडा ठंडा फ्रिज से ना तरबूज निकाल के रख दें, तरबूज की आइसक्रीम बना के दें, हाय हाय बच्चों के लिए। तरबूज का नाश्ता करें सुबह सुबह, आंखें वो जो है ना ठंडी हो जाती हैं, फ्रेश कर देता है आपको। और तो और मैं तो तरबूज को फ्रीज़र में फ्रीज़ करके ना, इसका जो जूस होता है, सादा तरबूज नहीं, इसके जो रस होता है इसका, वो निकाल के तो मैं इसको जो आइस क्यूब्स है उसके अंदर रख लेती हूँ, उसमें हल्का सा एलोवेरा का वो और हल्का सा मैं थोड़ा सा नींबू डाल के ना, और मिंट का जो पानी होता है वो उसको रख के, जैसे उबालते हैं मिंट को, थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है, पुदीने के पत्तों को डंडियों को हटा के जो है ना आपने उबाला, और उसके बाद आपने क्या किया, उसका जो थोड़ा सा पानी है वो भी इसके अंदर मिक्स करके एक आइस क्यूब बनाया, उसके अंदर ये तरबूज एलोवेरा जिस टाइप की आपकी स्किन है उसका ये पानी आइस क्यूब्स का रख लिया। अब आप मेकअप करने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, फ्रेश जा रहे हैं, किचन में खाना पकाने जा रहे हैं, तो आपने वो आइस क्यूब्स थोड़ा सा ना ऐसे अपने चेहरे पे अच्छी तरीके से मल लिया, आइस लो ली, और उसके बाद आपने अपनी स्किन देखें कितनी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी फ्रेश, और जितने वो बारीक बारीक वो नहीं होते दाने निकल आते हैं वो ऐसे गायब होते हैं एक इस्तेमाल से, एक दो इस्तेमाल से आपकी स्किन बिल्कुल ही बारीक दानों से क्लियर हो जाती है। तो एनीवे अपने आप को गर्मी दानों से बचाएं, गर्मी से बचाएं, हीट स्ट्रोक से बचाएं, प्रेगनेंसी की एसिडिटी से बचाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक और पट्ठों का दर्द ठीक करें प्रेगनेंसी में, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज जा जिल्लाए लाले 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 तरबूज लाले। तरबूज क्या रुपये किलो है? क्या रुपये किलो है? 80 रुपये, 80 से 100 रुपये किलो मिल रहा है, महंगा नहीं है, मगर 80 तक मिल जाएगा, अभी जाके लीजिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन के ऊपर। इमिग्रेशन एक्सपर्ट आज हमने हमारे सेट पे बुलाए हैं। बहुत से लोग हैं जिनको पता ही कुछ नहीं होता कि इमिग्रेशन होती क्या है। बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा होता है, मुल्क से बाहर कैसे जाना है। बहुत से ऐसे लोग जिनको इमिग्रेशन का इतना ज़्यादा शौक़ है, बाहर जाके कमाने का शौक़ है, अपनी फैमिली को अफोर्ड करने के लिए, कुछ बनने के लिए, अपनी सारी ज़िंदगी की जायदाद, पैसा, ख़र्चा सब कुछ लगा लेते हैं, अपनी अम्मी के जेवर तक बेच देते हैं। अम्मियाँ भी अपने जेवर शेवर बेच के, ज़मीनें गिरवी रख के ना, तो वो क्या करते हैं अपने बच्चों को दे देते हैं कि बच्चे आगे मुल्क से बाहर जाएंगे, इमिग्रेशन मिलेगी, किसी बाहर जाके मुल्क में उनकी अच्छी जॉब लग जाएगी, ठीक है। मगर अक्सर ये जो गलतियाँ हैं ना, ये कर बैठते हैं। वो गलती क्या होती है कि पता कुछ नहीं होता कि जिस कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं वो कंपनी ऑथेंटिक है, सही है या नहीं है। तो इन सब पे बात करने के लिए जो आज हमने एक्सपर्ट को बुलाया है, तो उनसे हम ये ज़रूर पूछेंगे कि हमें ये कैसे पता चले कि जिन बंदे को हम पैसा दे रहे हैं हम अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी दे रहे हैं ये बंदा सही है, ये कंपनी सही है, ऑथेंटिक है, कहीं हम डूब तो नहीं जाएंगे, हमारा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी बातों को जानने के लिए आज हमारे पास बैठे हैं राना इनामुल्लाह खान साहब, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आके यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा सेकंड टाइम आपके साथ शो है। Really? एक रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने आपके साथ की थी, मगर ये मॉर्निंग शो का सेट नहीं देखा था, दैट्स व्हाई आई वांट टू वेरी डिफरेंट वेलकम ऑन दिस सेट। तो मुझे ये बताइएगा कि इमिग्रेशन क्या होती है देखने वालों को, क्योंकि सबको पता है कि मुल्क से बाहर जाना है, मगर आगे से इनको इमिग्रेशन का कुछ नहीं पता। इमिग्रेशन क्या होती है, किस किस किस्म की होती है, क्या मिडल ईस्ट की कहीं और की होती है, और अगर हम अमेरिका लंदन वगैरह जाना चाहते हैं, उधर की इमिग्रेशन, उधर की जॉब्स वगैरह करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें सिनेरियो अलग होता है। प्लीज़ एक्सप्लेन। जी, थैंक यू वेरी मच। इमिग्रेशन बेसिकली शरीयत है। किसी मुल्क की शरीयत के लिए अगर आप उन कंट्रीज़ के पॉइंट्स पूरे किए हुए हैं तो आपने शरीयत के लिए जाना है। मतलब माइग्रेशन, यहाँ से माइग्रेशन करके उस कंट्री में आपने शरीयत के लिए जाना है। मतलब मिडल ईस्ट के लिए लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नहीं, मिडल ईस्ट बदकिस्मती से मिडल ईस्ट वालों ने, हमारे किसी भी मुस्लिम कंट्री ने इमिग्रेशन का प्रोसेस नहीं रखा हुआ। अच्छा। आप वहाँ 50 साल भी रहते हैं तो आपको वहाँ की रेजिडेंसी या इमिग्रेशन नहीं मिलती। अच्छा। आप वहाँ काम कर सकते हैं, जब उनका दिल करेगा वो आपको निकाल देंगे। अच्छा। ये चीज़ें जो मेजर हमारी कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, अमेरिका है, यूरोप है, ये उन लोगों ने रखे हुए हैं। देखिए ना, मुझ समेत ये मुझे नहीं पता था, आज आपसे उसकी फिज़ा मेन वजह ये है कि एक तो वहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, सेकेंडली पॉपुलेशन कम है, उनको लोग चाहिए।
उनको स्किल्ड लोग चाहिए, उनको बिजनेसमैन चाहिए, उनको लेबर क्लास में लोग चाहिए, अच्छा, जो उनकी इकॉनमी को ग्रो कर सकें आप। ठीक है, इसीलिए मिडिल ईस्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं, उधर जाके नौकरियाँ कर रहे होते हैं। जी, तो मिडिल ईस्ट में ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ अरसा रहने के बाद कोई वहाँ की शहरियत दे दें, कोई पासपोर्ट दे दें जिससे आपके बाकी बच्चों के बेनिफिट्स मिल सकें। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में ही है। अच्छा, ये जो हमारे ड्राइवर तबका है, जो रेस्टोरेंट्स में जॉब करते हैं, जो शेफ़ हजरात हैं, कुक वगैरह जो कुकिंग का टैलेंट जानते हैं, यहाँ गौतम वगैरह से सीखते हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों को बहुत शौक होता है मिडिल ईस्ट में जाके, क्योंकि उनका करियर बन जाता है, जॉब पक्की लग जाती है, यहाँ उनका कोई ऐसे फ्यूचर भी नहीं होता। अब ये बता दीजिए कि ये लोग अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी जो है ना वो इकट्ठी करते हैं, इनके पूरे पेरेंट्स जो हैं अपनी लगा जी एक इनकम होती है जो जमा की हुई होती है, वो सारी अपनी औलाद को आगे देते हैं बाहर भेजने के लिए, इमिग्रेशन के लिए, मिडिल ईस्ट में काम के लिए। अब वो जो सारा का सारा पैसा है वो जिस कंपनी को दे रहे हैं, उस कंपनी के बारे में पता कैसे चले कि वो ऑथेंटिक है, सब कुछ है। उनकी देखें वेबसाइट्स भी होती हैं, उनका सब कुछ होता है, मगर एकदम से फ्रॉड हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले की ये बात अभी बड़ी वायरल हुई थी, एक एजेंसी जो है उसने काफ़ी लोगों से पैसे लिए, जिसमें 80 लोगों ने अपनी रिपोर्ट दर्जा कराई थी कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया। वो कंपनी ईद के बाद गए तो ताला लगा हुआ था, बाहर पैसा खा के भाग गए, सारे नंबर शंबर बंद हो गए। तो अब ये इन लोगों को कैसे पता चलेगा ज़रा देखने वालों को? जी, मुझे मेरे नॉलेज में है, कराची की एक कंपनी थी जिस मैंने भी न्यूज़ में देखा था। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है, मैं पहले भी बेशुमार चैनल्स पे ये बात बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी के ऑफिस में जाएं, उसको देखें कि ये कहाँ से रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा उस कंपनी की मार्केट रिप्यूट क्या है, उसके इर्द गिर्द ज़रा चेक कर लें कि ये लोग कब से बैठे हैं, ये कब कितना अरसा हो गया इनको ये काम करते हुए। ठीक है। दूसरा, फिर जब आप उनके ऑफिस में जाएंगे, आप जो आपके सामने आपको गाइड करने वाला है वो आपको क्या गाइड कर रहा है, आया वो जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या जिस भी कंट्री के लिए वो आपको गाइड कर रहा है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज़ें मौजूद है। ठीक है, ना सिर्फ ये कि जी आप बस पैसे दें और बस मैं 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका काम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर जो तबका हमारा, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मज़दूर हजरात, मेरे ऐसे भाई, वही जो ड्राइवर हजरात वगैरह भी, तो उनके पास तो इतनी नॉलेज भी नहीं होती, ना तालीम होती है, वो तो जाके बाहर नौकरी लगा के अपने घर को चलाना चाहते हैं। सऊदीया और दुबई आप देख लेना, वहाँ पर ही जाते हैं ज़्यादातर लोग, नहीं तो उनको तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर वहाँ जाने का आसान तरीका क्या है? देखें फिजा, ड्राइवर के लिए कनाडा ने भी अपॉर्चुनिटी दी है। नहीं, मुझे आज अब सऊदी और दुबई के बारे में ज़्यादा बताएं, क्योंकि ये केसेस मुझे उधर के ज़्यादा फाइल हुए हैं। उसमें ये है कि सऊदी या दुबई के लिए जब भी आप किसी ऑफिस में जाएं, उसका एक रिक्रूटमेंट लाइसेंस होता है। ठीक है। जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इदारे हैं, जो सऊदी या दुबई या जो भी मिडिल ईस्ट के लिए लोग काम करते हैं, उनका एक रिक्रूटमेंट लाइसेंस होता है। वो बाकायदा उस कंट्री से उनको डिमांड आती है, तो ये हम उनसे मांगे देखने के लिए? जी बिल्कुल, आप लें। और सेकेंडली वो ऐसे चेक कहाँ से करेंगे इसको? वो बाकायदा ऐड लगाते हैं अखबारात में कि हमारे पास इतनी ये वैकेंसीज आई हैं, आप इतने ड्राइवर्स चाहिए, इतने प्लम्बर्स चाहिए, इतने कारपेंटर्स चाहिए, तो बाकायदा ये उस पे लिखा होगा कि इनके लाइसेंस के साथ ये चीज़ें। मगर राना साहब, हम चेक कैसे करेंगे? इसमें भी तो चेक गवर्नमेंट के इदारे से चेक करेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन ब्यूरो है, जो ये वर्क परमिट इशू करवाता है, वहाँ से इसको चेक करवाया जा सकता है। ये तो बड़ा, जो वर्क परमिट का काम करते हैं वो तो बड़ा आसान है। फिर हमारा प्रोटेक्ट ऑफिस है, और कोई भी वर्क परमिट बगैर प्रोटेक्शन के जा ही नहीं सकता। अच्छा, और ये जो फ्रॉड होता है ये किस किस्म से होता है? ये जो स्पेशली मिडिल ईस्ट के लिए होता है फ्रॉड, यही होता है कि देखें, फ्रॉड हम अपने साथ खुद करवाते हैं। लाइक आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वो कहते हैं जी बस मेरे पास तो पैसे हैं, ना मैं कोई टेस्ट पास कर सकता, ना मेरे पास कोई तालीम है, आप मुझे पैसे बता दें। वो आपको गलत गाइड करेगा, जी मुझे इतने पैसे दे दें, आप मुझे आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए सिवाय पासपोर्ट के। अच्छा, सपोज मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से लेती हूँ कि सपोज मैं जाना चाहती हूँ सऊदी अरब, ठीक है, मैंने जॉब करनी है वहाँ पर, और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और वहाँ पे भी जाके मैंने मेकअप का काम करना है किसी सैलून में। अब आप मुझे तरीका बताएं, मैं क्या करूँगी? मेरे क्या क्राइटेरियाज होंगे? मैं क्या पूछूंगी? क्या करना चाहिए? क्या चीज़ें आप लोग डिमांड करते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए? और पैसे कब देने हैं, एडवांस कब देना है, किस तरीके से ये सारी डीलिंग होती है, इस तरह समझा दें ज़रा।
फ़र्ज़ करें आप जाती हैं, वो आपको कहता है जी बिल्कुल हमारे पास ये वैकेंसीज़ हैं मेकअप आर्टिस्ट की, तो आप उससे पूछती हैं कि कहाँ पे है, किस कंपनी में है, किस कंट्री में है। आप उस कंपनी को डायरेक्ट भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू या ईमेल के थ्रू चेक कर सकती हैं। गूगल मारे, आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी कि कहाँ उनकी पे, ऑथेंटिक कंपनी आ ऑथेंटिक जाएगी, कंपनी कब है। से काम कर रही है, हाँ, कैसा है, उनको कितने कॉल लोग कर लें, उनको ईमेल कर लें कि देखें मैं पाकिस्तान में हूँ और मुझे ये कंपनी है, ये फ़लाँ, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये मेरे से इतनी डिमांड कर रहे हैं। ठीक ठीक है। है, उनका वहाँ का लाइसेंस नंबर चेक कर लें। फिर वो चेक करना है। बिल्कुल। अच्छा, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हम इनसे कि अगर सऊदी अरब जाना है एग्जैक्टली तो और क्या क्या ऑथेंटिक चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए और क्या क्राइटेरिया है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अब हम बहुत ज़रूरी आपके सामने एक ऐसी चीज़ का जिक्र करेंगे, एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है सीवियर है और इस पर नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अमूमन घरों में हम क्या करते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उनकी आँखें जो हैं वो कमज़ोर हैं या नहीं हैं। फिर वो स्कूल गोइंग होना शुरू हो जाते हैं तो तब भी समझ नहीं आ रहा, तो उनके ऊपर पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, सब कुछ होता है। क्योंकि अगर आप मुल्क से बाहर किसी स्कूल्स में बच्चों को डालते हैं, वहाँ पर अगर देखें तो बच्चों को जैसे ही स्कूल में डाला जाता है तो वहाँ पे आंखों के टेस्ट होते हैं, उनके चेकअप्स होते हैं, उनको हर तरीके से एग्जामिन किया जाता है कि उनमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं है। मगर यहाँ पर कोई चेकअप्स ऐसे नहीं होते। नो मैटर जितनी भी महंगी से महंगी आप 60,000 रुपये की फ़ीस क्यों ना दे रहे हो बच्चों के स्कूल की, इनके चेकअप्स नहीं होते तो आपको पता नहीं चलता। अब बच्चे फिर ब्लैक बोर्ड देख नहीं पाते, पढ़ाई कर नहीं पाते, उनको बहुत सर में दर्द होता है, ट्रॉमा होता है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इंसल्ट हो रही होती है क्लास में, सब कुछ। मगर जो असल वजह है कि उनकी आंखें कमज़ोर हैं वो नहीं पता चलता। और क्या वजूहात होती हैं, क्या रीज़न्स होते हैं। और कुछ बच्चे जो बिल्कुल अपनी बिनाई के बगैर ही पैदा होते हैं, वो देख नहीं सकते और उनका किस तरीके से जजमेंट किया जाए, पता किया जाए, इन सारी चीज़ों को पूछने के लिए, बात करने के लिए हमने यहाँ पर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो है स्पेशलिस्ट उनको बुलाए। डॉक्टर अब्दुल राफे साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम अस्सलाम। राफे साहब कैसी तबीयत है? जी अल्लाह का शुक्र है। राफे साहब सबसे पहले तो यही आप बता दीजिए कि ये जो बिनाई कमज़ोर होती है किस एज से होती है और क्या वजूहात होती हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं जी बच्चों में। जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। ये जो बच्चों में आईसाइट की कमज़ोरी है ये पैदाइश से ही है। अच्छा। बहुत सारी बीमारियां जो पैदाइश के वक्त ही मौजूद होती हैं और फिर जैसे जैसे ग्रो करता है बच्चा तो वो नज़र आती हैं। अमूमन तो होना ये चाहिए कि जब बच्चा पैदा हो तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसका एग्ज़ामिन करते हैं और अगर कोई ऐसी क्रॉस उनको चीज़ नज़र आए आँख के मामले में तो वो फिर आई स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर देते हैं। ठीक है। मगर यह है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके साथ बच्चा पैदा होता है, मसलन आँख का छोटा होना, आँख का एब्सेंट होना, आईलिड्स का डिफॉर्म्ड होना, जो आँख के आगे का काला हिस्सा जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, अच्छा, ये सफ़ेद होना, ये हेज़ी होना, तो इस किस्म की चीज़ें जिनके साथ बच्चे पैदा होते हैं। तो अमूमन तो ये जो है ना, जो मदर है या घर की बड़ी औरतें हैं, नानी हो गई, दादी हो गई, वो ऑब्जर्वेंट होती हैं और वो पिक कर लेती हैं अच्छा, कि इस बच्चे को कोई इशू है और वो फिर उसको आई स्पेशलिस्ट के पास ले आती हैं। अच्छा। तो ये इसकी बुनियादी वजह क्या होती है? जो छोटे से बच्चे होते हैं उनकी आंखें कमज़ोर होती हैं। जी, ये जो पैदाइश के वक्त जो आइज़ की प्रॉब्लम है ना, ये तो अमूमन कंजेनिटल जिन्हें हम कहते हैं पैदाइशी नुक्स है जो डेवलपमेंटली पैदाइश के दौरान या बल्कि जो बच्चा मदर की वूम्ब में होता है तो उस वक्त डेवलप हो जाती हैं। और ये फिर जेनेटिक भी हो सकती हैं, ये ड्रग्स की वजह से भी हो सकती हैं, ये रेडिएशंस की वजह से भी हो सकती हैं, ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती हैं, ये इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकती हैं। अब जैसे 3, 4, 6 साल का बच्चा है सपोज, अब आपको मैं देख रही हूँ, आप मुझे क्लियर नज़र आ रहे हैं, ये मेरा विजन है, मुझे अब सब साफ दिख रहा है। एकदम से मुझे आप थोड़ा सा ब्लर दिखाना शुरू हो जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं आपको बोलूँगी भी, आंखें भी मलूँगी कि मुझे ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मगर छोटे बच्चे तो बता नहीं सकते, अगर उनकी आंखें कमज़ोर है तो उनको ब्लर ही दिख रहा है। जी जी, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में बंदा क्या करे? जी, बच्चों में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें तो एक एक्सपीरियंस है चीज़ों को क्लियर देखने का, मगर बच्चों को ये एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि जो उसको ब्लर दिख रहा है उसके लिए वही ठीक है। जी, जब उसको ब्लर नज़र आता है तो उसको लगता है दुनिया ऐसी ही है। तो फिर वो स्कूल में जाता है तो वहाँ पर यूजुअली टीचर्स पिक कर लेते हैं
कि जी इसको नज़र नहीं आ रहा। बाज़ दफ़ा मिस भी कर सकते हैं और समझते हैं कि जी ये बच्चा नालायक है, तवज्जो नहीं देता पढ़ाई पे। पेरेंट्स भी कहते हैं भाई तुम्हारी स्कूल से शिकायत आ रही है कि तुम पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहे, जबकि दर हकीकत उस बेचारे को नज़र ही ठीक नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो जब देख नहीं पाएगा वाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर या करीब में, तो वो फिर कैसे उस चीज़ को समझेगा या आगे चलेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, क्या खुराक डॉक्टर साहब बच्चों की नज़र की कमी को पूरा कर सकती है अगर आंखें बहुत ज़्यादा वीक है? कहते हैं ना कि गाजर का जूस पिलाओ, गाजर खिलाओ तो आंखें तेज़ होंगी, इज़ दैट राइट? जी बच्चों को तो जो छोटे बच्चे हैं वो तो मदर्स फीड पे होते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने सबसे बेस्ट फीड बनाई हुई है बच्चों के लिए। उसके बाद जो नॉर्मल बैलेंस डाइट है उसमें अमूमन वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आँख की सेहत के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, मतलब खुराक इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल। उसमें मगर जो हमारे लोअर सोशो इकोनॉमिक केडर के बच्चे हैं जी, उनकी खुराक उतनी सेहतमंद नहीं होती, ऐसे है, जिसकी वजह से उनकी आँख की सेहत पे फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल शामिल करती हूँ, फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कौन कौन सी ऐसी डाइट बैलेंस बच्चों को खिलानी चाहिए, खुराक है जिसकी वजह से उनकी आंखों की कमज़ोरी जो है वो बेहतर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं रुबीना बोल रही हूँ फैसलाबाद से। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रुबीना, कैसी हैं, क्या कहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? डॉक्टर राफिया हमारे साथ मौजूद हैं, छोटे बच्चों की आंखों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बिनाई कमजोर जिनकी होती है। हाँ जी, नजर की वजह से पूछ रही हूँ कि क्या बच्चों को खिलाना चाहिए ताकि बच्चों की जो है वो पढ़ाई में नजर बहुत वीक हो जाती है तो वो सही ज्यादा बढ़े ना, कम हो जाए। आपका बच्चा है? जी, मैं 13 साल की बेटी है। 13 साल की बेटी, चश्मा लग गया क्या उसको? जी, उसको तकरीबन 3-4 साल से चश्मा लगा हुआ है। आपको पता कैसे चला वो उसकी आंखें कमजोर? धुंधला महसूस हो रहा था ना, तो उस वजह से फिर जब चेकअप करवाया तो नजर की कमजोरी फील हुई, फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि इसको चश्मा लगेगा। अभी किस नंबर पे चश्मा, किस नंबर का वो पहन रही हैं? तकरीबन 1.5-2। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको भी जवाब, अभी आपको जवाब देते हैं। जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जो इन्होंने जिक्र किया ना, ये एक बड़ी टिपिकल सिचुएशन है कि जैसे बच्ची अब इनकी 13 साल की, वो उसकी नज़र कमज़ोर है। ये जो है ना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चों की नज़र कमज़ोर होना, जिसे हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, यानी कि जो इमेज है वो आँख के पर्दे पर साफ नहीं बनता। ऐसे ही इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए फिर हम ऐनक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों को प्रॉपर ऐनक लगवाएं। ओके, ज़रूरी है। अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो उसको सबसे पहले तो ऐनक लगवाएं ताकि उससे साफ नज़र आना शुरू। अच्छा। नंबर 2 ये कि लोगों का तसव्वुर है कि ऐनक लग जाएगी तो नज़र रुक जाएगी। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। जब इंसान का जिस्म ग्रो कर रहा है तो साथ के साथ आँख भी ग्रो कर रही है और नज़र भी चेंज हो सकता है ऐनक का नंबर। इसलिए फिर साल ब साल नज़र की ऐनक को बाकायदगी से चेक कराते रहना चाहिए, यहाँ तक कि जिस्म की ग्रोथ अपने एडल्ट लेवल पे पहुंच जाए। वो 13 साल की बच्ची है, उसको अब नज़र का चश्मा लग गया, उसका नंबर भी उन्होंने आपको बताया, ये ज़्यादा है कम है? अभी ये इतना ज़्यादा नहीं है। इतना ज़्यादा नहीं है जी। तो अब वो चश्मा तो लगाना शुरू हो गई, तो क्या चश्मा उस नज़र को बेहतर कर देगा या फिर बस जहाँ तक वो अभी ख़राब हुई है उस स्टेज तक ही रखेगा, उसको देखने में साफ बस एक मदद करेगा? बेहतरी की तरफ तो चश्मा नहीं लेके जाता ना कि आंखें ठीक हो जाएंगी, चश्मा लगाने का ये मकसद तो नहीं होता ना। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जो ऐनक लगाते हैं उससे जो नज़र है वो ठीक आना शुरू हो जाती है, हिली हुई नज़र ठीक हो जाती है। जी, जो धुंधली नज़र है, जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। अब सवाल ये कि क्या ये नज़र इधर रुक जाएगी, क्या ऐनक का नंबर इधर ही रुक जाएगा? अच्छा, ये ऐसा नहीं है। ऐनक का नंबर बढ़ सकता है या कम हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए फिर चश्मे का क्या फ़ायदा? उस चश्मे का फ़ायदा ये है कि उसके साथ उसको ठीक नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है। अच्छा, ऐनक उतार लें तो धुंधला है, ऐनक लगा लेंगे तो साफ नज़र आएगा। विजन चीज़ें क्लियर तो जब फिर बच्चा 18-20 साल का होगा, हाँ, तो फिर आजकल ये लेज़र टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन है। तो डॉक्टर साहब, अभी मुझे लेज़र से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, छोटे जो बच्चे होते हैं, ऐसे कोई आई ड्रॉप्स, ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज़ नहीं है क्या ये जो नज़र की बिनाई को बेहतर कर सकें बच्चों की? बच्चों में तो ऐसे कोई सिम्टम्स, ईजी कोई मेडिकेशंस होनी चाहिए ना, या कोई ऐसी इजाद है ही नहीं अभी तक? नहीं, ऐसे ड्रॉप्स अब ऐसी दवाई बन गई है जो नज़र जिस तेज़ी से गिर रही हो उसको स्लो डाउन कर। ठीक है।
और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उसका भी बेहतर फ़र्क पड़ता है। आपने डाइट का भी मुझे बताना था कि कौन कौन सी ऐसी खुराक है, जो जूसेस हैं, ऐसे फल हैं जो बच्चों की आंख के लिए मुफीद है। जी, बच्चों की ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो तो है प्रोटीन्स, ओके। क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, और साथ में डिफरेंट किस्म के मिनरल्स एंड विटामिन्स जो कि हमें सब्जियों में और फलों में मिल जाते डॉक्टर साहब कौन कौन सी सब्जियां हैं। स्पेशली? जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ना, पालक। जी, पालक हो गई, ये सलाद हो गई, ठीक है, इस किस्म खीरा की, and ये all। जी, ये चीज़ें बेहतर हैं सेहत के लिए भी और आँख के लिए भी। ठीक है। तो अब छोटे बच्चे शायद ये शौक से ना खाएं, तो उनको फिर कोई डिफरेंट फॉर्म में उसको बना के सैलड्स वगैरह में उनको खिलाया जा सकता है। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी तो खाती है ये खीरा, कद्दू, चुकंदर और क्या शलगम, टिंडे, पालक, ऐसे चाट चाट के रूखी पालक खाती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, भावलपुर से एक कॉल है, उनको भी शामिल करते हैं डॉक्टर साहब। है अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद नईम बात कर रहा हूँ बहावल नगर से। जी मेरे भाई, कैसी तबीयत है? कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगे अल्लाह का बड़ा डॉक्टर? शुक्र है। डॉक्टर राफे आज हमारे मुझे साथ डॉक्टर हैं। साहब से पूछना है। जी ओवर टू यू, आपकी आवाज़ पूछिए नहीं आ रही। पूछिए पूछिए, डॉक्टर साहब आपके साथ हैं, पूछिए। जी फरमाइए। जी जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल है कि मेरी बेटी है 7 साल की, जी जी। तो कुछ दिन पहले उसने शिकायत करना शुरू की कि मुझे बोर्ड पे नजर नहीं आता। वो प्रेप क्लास की स्टूडेंट है। जी जी। तो जब डॉक्टर साहब को चेक करवाया तो पता चला कि उसकी जो आई साइट है वो काफी ज्यादा वीक हुई है, और उन्होंने 4 नंबर के जो ग्लासेस है ना वो सजेस्ट किए थे। ओहो 7 जी, साल की ठीक बच्ची है। को। तो जी जी 7 साल की। तो हमें बड़ी हैरत हुई कि अचानक से ये कैसे इतनी वीक हो गई। जी जी। पहले तो कोई ऐसे इसके बारे में सिम्टम्स नहीं थोड़ा सा पता बता चले दें आपको? कि अचानक हुई है या वो पैदाइशी है, और दूसरा इसके बारे में अगर कोई टेस्ट आप एडवाइस करें कि अच्छा ये बता दें, पहले आपको कभी घर पे कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं फील हुए कि बच्ची को दिखाई कम दे रहा है? जी हमें उस वक्त पता चला कि दोनों बहन भाई स्कूल जाते हैं, तो जो बेटा है मेरा उसने आगे बताया कि आज मेरी आपी रो रही थी स्कूल में और कह रही थी मुझे बोर्ड पे नजर नहीं आता। और टीचर ने फिर बोर्ड के पास उसको बिठाया और कहा कि बेटा आप सही नजर आ रहा है, तो उसने कहा कि आप मुझे ठीक नजर आ रहे हैं। वही डॉक्टर साहब वाली बात। आप हमारे फिर प्रोग्राम हमें में पता शामिल चला रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सवाल का हम जवाब देते हैं। मोहम्मद साहब आप हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक। आज हेयर लॉस के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज खालिद। पहले भी हमारे पास आ चुकी हैं और आज भी हमने इनको मधु किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरीज, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को हेयर फॉल की। आपको पता है ऐसे ऐसे रीज़न्स हो जाते हैं, लोग जो है ना इनकार कर देते हैं, रिश्ता देखने जाते हैं तो फिर शादियां नहीं होती हैं, और इस पे फिल्म्स बन चुकी हैं। आपको पता है कितने ज़्यादा डिप्रेशन होता है लोगों को, ट्रॉमा है एक ये पूरा। तो मुझे बताइए ये जो हेयर फॉल है, गंजपन है, इससे ये क्या मसले हैं जो इसमें ज़िंदगियाँ इतनी ख़राब हो जाती हैं? देखिए ये तो ऐसा मसला जो यहाँ शादी से पहले है तो शादी के बाद भी हो सकता है। तो अगर आपके बाल हैं भी तो भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। और आगे अच्छा हाँ अभी बाल हैं, बाद में हैं या नहीं है क्या? बेगम ने आपको उड़ाई देने हैं। जी 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 ऐसे ही। वो तो एक कंपल्शन है, लेकिन डेफिनेटली आपके जो आप कह लें कि कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा ये बूस्ट करते हैं। अक्सर लोगों का जो, अगर बच्चे भी ख़ास तौर पे होते हैं, जब हेयर फॉल बहुत तेज़ी से हो रहा होता है तो यूजुअली उनका कॉन्फिडेंस बहुत शटर हुआ होता है। आपका एक मेन रीज़न तो आजकल की जो डाइट है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इंटेक, फिज़ी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इंटेक, प्लस जो बहुत मेजर रीज़न है दैट इज़ डैंड्रफ, जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं कि अच्छा उनको लगता है कि हमने ऑयलिंग कर ली और इससे डैंड्रफ चली जाएगी। अब मसला ये होता है कि जब आप होम रेमेडीज़ इतनी कर चुके होते हैं, आपने खुद बहुत ज़्यादा लगेगा, आपने तेल भी लगा लिए, जो जिसने कहा वो भी लगा लिया, आप ऑन द काउंटर गए, आपको जो चीज़ नज़र आई आपने वही तो पकड़ी और कोकोनट ऑयल हो गया, लेमन ऑयल हो गया, लेमन ग्रास ऑयल हो गया,
पेपरमिंट ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें लगू के भी लोगों के जो खुश्की है वो सर से नहीं जा रही। बिल्कुल, क्योंकि उसको मेडिसिन की ज़रूरत है और अक्सर लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि उसको टॉपिकल के साथ ओरल मेडिसिन भी चाहिए होती है, क्योंकि डैंड्रफ मगर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, पूरा जिस्म जो है ऑयली है, बॉडी ऑयली है, सर खुश्क है, खुश्की है, ये खुश्की होती क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं, पहले तो ये बता दीजिए। यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो पहले ज़्यादातर ये होता है कि आपकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी ऑयल सिक्रीशंस हो रही होती हैं, प्लस आपकी ह्यूमिडिटी के लेवल्स बहुत मैटर कर रहे होते हैं, और अक्सर बच्चे जिस तरह कैप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हेलमेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल लाजमी कोई ना कोई कर रहा होता है, हेयर स्प्रेज होते हैं, जेल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डैंड्रफ को बनाने में बहुत ज़्यादा लड़कों में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लड़कियां भी आपकी देखें ना कि स्ट्रेटनर्स, ड्रायर्स और ये सारी। अच्छा, अब आप ड्रायर्स पे जब आते हैं या स्ट्रेटनर्स पे आते हैं, वो टेम्परेचर आप ये देखें कि स्कैल्प का कहाँ जाता है एकदम, ठीक है। अब वो बाज़ मजबूरी भी होती है, लेकिन आप जितना अवॉइड करें उतना बेहतर है। छोटे छोटे बच्चों में भी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह मेरी दोस्तों के जो बेटे हैं ना उनमें ज़्यादा है बेटियों की निस्बतन, तो मुझे लगता है ये जो मेल है उसमें ज़्यादा डैंड्रफ पाया जाता है। और एक और मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि सपोज़ आपके सर में खुश्की है, अगर मैंने आपके सर का कंघा अपने सर में माल लिया तो क्या वो खुश्की मेरे सर में भी आ जाएगी? इज दैट काइंड ऑफ एलर्जी? जो ये नहीं, बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन होती है। ओके, ठीक है। तो आपको ये इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके घर में किसी एक में है, जैसे आपने कहा बच्चों में भी आ रही है, यकीनन उन घर के बड़ों में होती है। अब वो वही बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ों को आपको सेपरेट करने की ज़रूरत है, जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं, जिसको कॉम को यूजुअली लोग नहीं समझते। उनको लगता है सिर्फ टॉवल जो है ना अपना अपना होना चाहिए, या पिलो केस आपका सिर्फ अपना अपना होना चाहिए, कंघा भी अपना, जैसे दांत के ब्रश अपने अपने, उसी तरह कंघा अपना अपना। डेफिनेटली इसमें आपने ये इसमें शेयरिंग इज केयरिंग नहीं है, ठीक है। ये आप एक मसला अपने पास बच्चों को भी पास ऑन कर देंगे। और देखें, अगर जहाँ तक बच्चों की बात है, कभी भी घर में अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी लगाया, देखिए ऑयल लगाने से वो बैठ जाएगी, वो मसला हल नहीं होगा, साफ नहीं होती, नहीं होगा। तो क्या एक बार टेंड करा लेनी चाहिए बच्चों की? नहीं, अगर खुश्की इतनी आ गई है या कोई मसला है, या मेरे भाई अगर किसी को आ गई है, तो उनको क्या टेंड करा लेनी चाहिए? उससे क्या होगा, उससे तो सिर्फ बाल गिर जाएंगे, ठीक है ना। आपने बाल उतार दिया, स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ है, बालों में नहीं है। अच्छा, ठीक है। जो सर की जल्द है वो तो रहेगी ना, ठीक है। टिंड उसका हल नहीं है। इसी तरह हेयर फॉल में भी, अगर अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने शेव ऑफ कर लिया, देखिए अगर शेव ऑफ करने से बाल आते तो सब गंजे को हमें ट्रांसप्लांट ना करना पड़ता, हमको सिर्फ हेड ही शेव करना होता है। मगर खुश्की जो है वो ट्रांसफर होती है दाढ़ी में, कलमों में, आईब्रोज में, जो शुरू हो जाती है। भाई हजरात हैं, इनको तो हर जगह पे ऐसे प्रॉब्लम होती है। वो देखिए, वो आगे फिर डर्मेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, डर्मेटाइटिस, आपकी स्किन की ओवर ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है, वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। वो किसी टॉपिकल चीज़ से, इवन जो टॉपिकल मेडिकेशन है वो उससे भी सिर्फ नहीं जाएगी, आपको ओरल मेडिसिन साथ चाहिए होती है। ये तकरीबन 90% लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ओरल मेडिसिन भी होती है। कितनी देर खानी पड़ती है ये मेडिसिन? इज दैट एंटीबायोटिक टाइप? नहीं, आप एंटी फंगल लेते हैं उसमें, ठीक है। और ये आपके डॉक्टर ने डायग्नोज करना होता है कि आपको एंटी फंगल की ज़रूरत है, क्योंकि जब रिपीटेड आ रही है डैंड्रफ तो इसका मतलब ये है कि, और उसकी ज़ाहिर उसमें रेडनेस आ रही है, सारी चीज़ें हमें एवेलुएट करनी पड़ती हैं, तो फिर उसमें आपको मेडिसिन चाहिए जो कि 2 से 3 हफ्ते से लेके आपको 3 माह तक भी खानी पड़ सकती है। और जिन लोगों में होती है डैंड्रफ, उनको ऑन एंड ऑफ मेडिसिन खानी पड़ती है। 100% सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाती है? नहीं, मैंने वही कहा कि देखिए, जिन लोगों में ये होती है टेंडेंसी, उनको ऑन एंड ऑफ खानी पड़ती है। एक शैम्पू आता है रेड कलर का, शॉकिंग पिंक, अंदर से उसका शैम्पू निकलता है, कोनैक्स, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोनैक्स है ना? तो वो सही है शैम्पू? इज दैट सेफ? डॉक्टर बहुत रेकमेंड करते हैं इफ द डैंड्रफ इज देयर। देखिए, अगर तो ये कि वो फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं हुई तो येस, आप उसकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन देखिए, हम यहाँ पर इसलिए नहीं मैं नाम ले रही होती किसी प्रोडक्ट का, तो सेल्फ मेडिकेशन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है। आपने ये किया कि फ़र्ज़ करेंगे वो आपकी टेम्परेली सप्रेस कर देगी, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए सोल्यूशन नहीं था, ठीक है, आपका मसला उससे ज़्यादा का था, तो वो फिर क्या होगा? अच्छा, डैंड्रफ से एक्टिव हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। इवन जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो हम बहुत सख्ती से इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि डैंड्रफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर डैंड्रफ का पेशेंट है तो हम उसका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते, अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसकी सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्कैल्प की इस तरह की हेल्थ ही नहीं है कि उसमें आपने एक जगह से उठाने हैं बाल और दूसरी जगह पे लगाने हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्लांट कि आपने एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पे आपने लगाया, तो लेकिन अगर ज़मीन अच्छी नहीं है तो वो नहीं अच्छे से। डॉक्टर अरीज, सर वैसे एक पौधे की तरह ही होता है ना, कि जैसे सर में हम पानी डालते हैं
वो थोड़ा सा स्कैल्प मॉइस्चर आता है उसके अंदर, सूदिंग होती है, सॉफ्ट हो जाता है। उसी तरह एक पौधे में पानी डालते हैं, तो क्या सर में रोज़ पानी डालना आपके स्कैल्प को सही रखता है, या फिर 2-3 दिन के बाद सर धोना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं ना कि रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए। डेली बिल्कुल शैम्पू नहीं करना चाहिए, वो आपके डेफिनेटली जो उसका फ्लोरा है, जो उसके पीएच लेवल्स हैं, उनको डिस्टर्ब करता है। आपको अगर शैम्पू बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो एक दिन छोड़ के एक दिन करें, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका गुजारा होता है तो हफ्ते में 2 से 3 बार इज़ मोर देन इनफ। और जब भी आप अगर फर्स्ट करें एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा रहे हैं तो उसको आपने लगा के स्कैल्प में 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ना होता है। ठीक है, ठीक है। अगर अव्वल तो मैं कंडीशनर्स बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि वो बहुत हार्श होते हैं और वो आप ये कह लें आपका एक टेम्परेरी सोल्यूशन है कि आपने थोड़ी देर के लिए बालों को नरम कर दिया। उससे बहुत बेहतर है कि हेयर मास्क की तरफ जाएं। अच्छा, कंडीशनर के बजाय आप कह रही हैं कि हेयर मास्क यूज़ कर लिया करें, तो वो मगर डेली बेसिस में तो यार एक दिन ऑल्टरनेट के बाद भी तो यूज़ नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? नहीं, हेयर मास्क आप कर सकते हैं, हेयर मास्क तो आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं होता। यस, हेयर मास्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं है होती जिससे आपके बालों को आप, क्योंकि आप इवन वो रूट्स में भी लगा सकते हैं। जैसे उस पे लिखा होता है ना केराटिन ट्रीटमेंट्स और डैमेज हेयर ट्रीटमेंट, तो वो फिर हैवी केमिकल्स तो नहीं होते? नहीं। अच्छा देखिए, मास्क जो होगा ना उसमें बेसिकली वही चीज़ें होती हैं जो आपकी स्कैल्प के लिए भी सेफ़ होती हैं और आपके बालों की लेंथ के लिए भी सेफ़ होती हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो उनका टाइम क्या होता है कि आपने 5 से 10 मिनट लगा के छोड़ना है। दे वर्क स्लोली, ठीक है। लेकिन कंडीशनर का क्या होता है, आपने लगाया 1 से 2 मिनट के बाद वॉश किया, वो इंस्टेंटली आपके बाल जो है ना वो स्मूथ आउट हो जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बालों को बहुत जल्दी कुछ भी क्विकली कर रही है उसमें बहुत हार्श चीज़ डली होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो लोग कहते हैं ना कि शैम्पू को यूज़ करो तो आधा शैम्पू आधा पानी, पहले इसको डाइल्यूट कर दो किसी प्याली में निकाल के शैम्पू, थोड़ा सा पानी, उसको जब झाग अच्छी तरीके से बन जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद उसको सर पे लगाओ। डायरेक्ट शैम्पू जो स्कैल्प पे ना लगाओ, उसके ज़्यादा केमिकल्स हार्श होते हैं, स्कैल्प ड्राई होता है, ये वो होता है। तो ये प्रोसेस क्या वाकई है ऐसे? देखें, जो आपके दूसरे शैम्पूज़ हैं जो अदर देन द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर डैंड्रफ, उनको आपने वैसे भी ज़्यादा देर तक नहीं लगा रहने देना होता। तो डाइल्यूट करके लगाना चाहिए? बिल्कुल डाइल्यूट, अगर आप डाइल्यूट करके लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ये कि उनको डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं तो आपका कॉन्टैक्ट टाइम इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ दें। आपने जिस तरह लगाया उसको अच्छे से वॉश आउट करें, ये बहुत ज़रूरी है। शैम्पू अच्छी तरीके से निकाल दें। हाँ बिल्कुल। और अगर आपके पास कोई सॉफ्ट सिलिकॉन ब्रश है तो बहुत बेहतर होता है कि उस दौरान आप वो कर लें ताकि आपकी रूट्स पे वो जो शैम्पू है वो जमे ना। शैम्पू में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए जब हम कोई अच्छा शैम्पू ख़रीद रहे होते हैं, ब्रांडेड शैम्पू बाज़ार से, तो हम पीछे जो पढ़ रहे होते हैं उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हमें देखनी चाहिए? लोग जैसे कहते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो देखो, सल्फेट फ्री शैम्पू आपने बिल्कुल देखना है क्योंकि ये एक वो चीज़ है जो हर पहले तो इन चीज़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। पहले तो ये बता दीजिए सल्फेट क्या होता है और क्यों सल्फेट फ्री इस्तेमाल करना चाहिए, पहले क्यों नहीं पता था? सल्फेट बेसिकली वो चीज़ है जो इंस्टेंटली आपके बालों को सॉफ्ट कर देता है और वो हार्श केमिकल्स में आता है। अब हम अगर आपको ये बताएं कि वो यूजुअली किस लिए, जिस तरह फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फेट्स, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो मुर्दों को लगाई जाती हैं जब उनको हमने प्रिजर्व करना होता है। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो बेसिकली डले होते हैं ये आपकी बालों की हेल्थ के लिए डेफिनेटली अच्छे नहीं होते, तो इट शुड बी सल्फेट। लोग तो ये कहते हैं ना सर से बाल जो बाहर निकल गया वो भी मुर्दा बाल है, वो जिंदा बाल नहीं है। जो बाहर उग गया है बाल, जो सर के अंदर है वो जिंदा है, जो सर से बाहर निकल गया है वो मुर्दा बाल है। तो जो मुर्दों को लगाते हैं वही अगर आपके एंड्स में भी बालों में लगा लिया जाए तो मतलब इसमें है मसला है, एक सवाल डेफिनेटली है। देखें उसमें फिर यही है कि जिस तरह आपने मुर्दे पे इतना लपड़ लिया फिर बालों पे पड़ ले। अच्छा तो देखिए, अगर आपको ये नहीं हो सकता कि आपकी स्कैल्प अच्छी नहीं है तो आपके बाल अच्छे हों। आपके बाल तभी अच्छे होंगे जब आपकी स्कैल्प की हेल्थ अच्छी है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि अच्छा बाल जो उसे ग्रो आउट कर गए, आपका सारा काम स्कैल्प का है। ठीक है, हम जिस वक्त PRPs कर रहे होते हैं या हम थ्रेड्स डाल रहे होते हैं या हम मैक्सोसोम्स डाल रहे होते हैं तो हम कहाँ डाल रहे होते हैं? हम बालों की लेंथ पे नहीं डाल रहे होते, हम स्कैल्प में डाल रहे होते हैं। अच्छा, आप ये शैम्पू बता भी दें मुझे, कुछ नहीं होता, देखने वालों को मदद करनी चाहिए फी सबिलिल्लाह। ये लोग यही तो परेशान होते हैं, बात तो कर लेते हैं हम इधर उधर की एंची पेंची भी बात कर लेते हैं, मगर ये नहीं बताते कि मसला कौन सा है, कौन सा शैम्पू नहीं लेना, कौन सा लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे खुल के बताइएगा अभी कि बहुत सारे ऐसे शैम्पू हैं जो कहते हैं आपके बालों को नरिश करने के लिए, आपके बालों को लंबा करने के लिए ये शैम्पू कारआमद है। तो क्या शैम्पू बाल लंबा करने के लिए कारआमद होता है? क्या वाकई शैम्पू से बाल लंबे होते हैं डॉक्टर साहब? नहीं,
तो सुबह सुबह हम जो है ना उठते के साथ ही शैम्पू की शीशी सर पर डाल लें, क्या अगर है कोई ऐसा शैम्पू तो बताएं, मुझे भी बताएं। नहीं, मैं भी ये एक्सटेंशंस लगाना छोड़ दूं। नहीं, आपका कोई भी ऐसा शैम्पू नहीं है जो आपके बाल लंबे करने। देखिए, एक वो चीज़ जो हार्डली 1 मिनट आपके बालों में रह रही है, वो क्या आपके बाल लंबे करेगी? ठीक है, ठीक है। डैंड्रफ खत्म कर देता है? यस, वो देखिए ना, उनको मैंने क्या कहा है कि आप जिस वक्त वो शैम्पू लगाते हैं तो आपको उसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ना होता है स्कैल्प पे, कोनेक्स को। हाँ। मगर वो मेडिकेटेड है, वो डॉक्टर मेडिकेटेड है, लेकिन अगर आप शैम्पू है और कहता है उसको नहीं आपने डैंड्रफ छोड़ना, उसको आपने ज़्यादा देर, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, आपने जिस लगाना है उसको जल्दी, जितना जल्दी आप वॉश कर सकते हैं उसको रिंस आउट करें। हाँ, मतलब इस तरह के जो शैम्पू, पहली बार उनके घर वाले हमारे घर आए थे, सब कुछ ठीक लग रहा था कि अचानक मेरी नज़र अपनी बालों की खुश्की पर पड़ी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर मेरी सहेली ने मुझे डैश 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 शैम्पू के बारे में बताया। आम शैम्पू से खुश्की रह जाती है, जबकि डैश 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 शैम्पू से खुश्की दूर हो जाती है। वाकई डैश 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 शैम्पू ने काम कर दिखाया। आज इस खास दिन पर अब मुझे कोई फिक्र नहीं। लाइक दैट। क्या हुआ? मुझे एकदम से याद आया तो मैंने कहा, अच्छा, मेरे सामने वो पूरा मंजर घूम गया था। मंजर मैं घूम बस गया वो ना? यही सोच रही थी, मैंने कहा उस बेचारी ने पता नहीं किस तरह कंट्रोल की होगी, फिर उसने डाल दी सारी उस शैम्पू के खाते में। यार वाकई नहीं, तो ऐसे ये होती है। देखिए, आपके वो शैम्पूज, अब बहुत सारे रिनाउंड नेम लाइक जो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी आपकी डैंड्रफ चली जाती है, हम उनको एक्चुअली डेंजरस कंसिडर करते हैं और हम स्पेशली नाम लेके मना करते हैं कि ये नहीं लगाना आपने। अच्छा, हाँ, कौन कौन से? आपने क्यों मुझे बैन आप करा अपने है? सोशल मीडिया पे ये रील लाजमी लगाइएगा, मैं बताइए उस पे उधर फिर आप लोग देखें, हाँ। वहाँ मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ तो वो उन्होंने कहा ये नहीं आनी चाहिए दोबारा। आप बताएं, अपने फेसबुक का पेज बताएं, किस पेज पे जाएं जहाँ पर आप बताएंगी? डॉक्टर रीज एस्थेटिक क्लिनिक के नाम से है मेरा, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी और टिकटॉक पे भी। वहाँ आपने बताया हुआ है, ये बताना है? अब अभी मैं बताऊंगी। वहाँ पे तो बस लाइपोसक्शन ही हो रही है, पता नहीं लोगों, मैं तो अब कसम से, मुझे भी वो कहते हैं कि आप पतली होगी, मैंने कहा मैं लोगों की कर करके हो गई हूँ। चलिए, आपने लाइपो का बात छेड़ ही दिया, मगर लाइपो से पहले 2 सवाल और हैं बालों को लेके, मैंने कहा वो भी क्लियर कर लें। अब आपने बताया खुश्की का, ठीक है, एक होता ड्राई स्कैल्प, लोगों को सिर्फ इचिंग हो रही होती, डैंड्रफ नहीं होता मगर खुजली खुजली। आम देखा है ना, औरतें बैठ के बात कर रही हैं तो खुजलाई जा रही हैं। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। ये जो खुजली वाला सीन है ना, सर पे इचिंग हो रही है, ये जो एलर्जी सिस्टम होता है, ये क्या है? और ये बर्दाश्त नहीं होता, रात सो नहीं पाते लोग, फड़क जाते हैं। हाँ, देखिए, अगर आपको इस टाइप की कोई भी हो रही है, इसका मतलब नहीं, मुझे नहीं हो रही, मैं तो लोगों का किसी पूछ रही हूँ। लोगों की, हाँ, मतलब XYZ किसी को भी अगर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एलर्जी कर रही है, ठीक है, वेदर इट कैन बी। अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात, हम शैम्पूस वगैरह की बात करें, अक्सर जो पिलो केसेस होते हैं ना, वो भी ये सब कुछ कर रहे होते हैं, लाइक जिनमें नायलॉन बेस्ड होते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम। आप जब भी पिलो केस अपना इस्तेमाल करें, सिल्क का होना चाहिए, ठीक है। ये जो Feel like गिलाफ oil. होता है कवर, ये सिल्क का होना चाहिए, कॉटन का नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, और क्योंकि अंदर अच्छा, जो रुई पॉलिस्टर होनी चाहिए, ये सही देसी रुई भरवानी उससे चाहिए, कोई फर्क नहीं उससे पड़ता, पड़ता। लेकिन जो मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका पिलो केस है, इट शुड बी सिल्क। ठीक है। सिल्क के तकिए, गिलाफ, चादरें ले लीजिए, वैसे भी अच्छी लगती है। ब्लैक शीट पूरे बेड में बिछी हो, अल्लाह का कोई खूबसूरत भी बता, ये देखिए वैसी रॉयल फीलिंग आती है, रॉयल फीलिंग आती है। मतलब मैं तो रेशम पे सो रही हूँ। रेशम पे, हाँ। अच्छा, तो सिल्क भले सिंथेटिक हो चलेगा, मगर सिल्क होनी चाहिए। सिल्क होनी चाहिए। वाह डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा। फिर अब आप लाइपो की तरफ भी आ जाएं। लाइपो का आप बता रही थी, ये जो लाइपो हो रहा है डॉक्टर साहब, ये इज दैट डेंजरस? लोग दुबले हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े दुबले दुबले भी होते हैं, मगर उनकी किसी जगह का फैट नहीं जा रहा होता, जैसे बेली फैट और ये बैक साइड का फैट, ये जो कुछ लव हैंडल्स जगहों को कुछ कह देते हैं, मुझे नहीं पता उन जगहों को क्या कहते हैं, जो शायद यही कहते हैं, यही कहते हैं। हाँ। उन जगहों का जो फैट नहीं जाता, पीछे पीठ पे जगह पे नहीं जाता, तो ये सारे फैट्स के लिए भी लाइपो होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें होता बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका हम ये कहते हैं कि जेनेटिक्स में शामिल है कि फ़ैट पॉकेट्स बनती हैं, यानी कि एक फैमिली टेंडेंसी। आपने कुछ लोगों में देखा होगा कि जैसे लोअर बॉडी पार्ट्स उनके हैवी होते हैं, यूजुअली जनरली उनकी मदर या फादर की साइड पे अगर आप देखें तो यही पैटर्न चलता आ रहा होता है। प्लस हम उन लोगों में करते हैं कि जिन लोगों ने एक्सरसाइज की, डाइटिंग की, एफर्ट की, लेकिन एक ख़ास जगह से उनका फ़ैट नहीं जा रहा, ठीक है, वो स्टबन फैट के लिए लाइपो की जाती है, लेकिन इट्स नॉट कि जी इसका वेट रिडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स अबाउट फैट लॉस, यानी कि जहाँ पर आपकी पॉकेट बन गई, ठीक है, वहाँ से हम इसको क्या करते हैं कि मतलब लोकल एनेस्थीसिया दे के बेहोश नहीं करते हम। मतलब ये पेट की जो स्पेशली यहाँ पे जो स्टबन चर्बी बन जाती है, सिर्फ इस जगह को आप फ्रीज करते हैं? नहीं, फ्रीज नहीं करते, वो एक डिफरेंट प्रोसीजर, और मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, बेकार तरीन वो फ्रीज वाला सिस्टम से प्लीज, अगर कोई भी आपको कहता है फैट फ्रीजिंग करवाए, इज जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी, प्लीज उसकी तरफ मत जाए, बेकार है।
प्लीज सुन ले, फिर से गौर से सुन ले, फैट फ्रीज किसी ने नहीं कराना, वेस्ट ऑफ मनी है। अच्छा हाँ, अच्छा तो उससे बेहतर लाइपो है। हाँ हाँ, देखिए फैट फ्रीज में इफ़ यू आर स्पेंडिंग मनी, आपको ये नहीं पता कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा, बल्कि तकरीबन 90% श्योर है कि नहीं रिजल्ट तो होगा। ये हाइफो शाइफो भी तो होते हैं, तो पेट का भी हाइफो शाइफो होता है होता है, लेकिन टाइटनिंग? देखिए वो दैट इज फॉर टाइटनिंग, दैट इज नॉट फॉर फैट लॉस। आपको ये समझने की जरूरत है अच्छा। कि बेसिकली आपका वहां पर है क्या। ठीक फैट है तो फैट के लिए दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो इंजेक्शंस होते हैं जो फैट को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक बट है। स्टिल उसमें इफ्स एंड बट्स होते हैं। ठीक है। लाइक हो सकता है 50% लोगों पे वो काम करता है, 50% पे नहीं करता। लेकिन लाइपोसक्शन में ऐसी कोई ऑप्शन या सूरत मौजूद ही नहीं है कि जी आप कहेंगे यहाँ से फैट नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छा। आपकी आंखों के सामने फैट निकल रहा है। हाँ, और वो आपका ही है, हमारा तो है क्या जिस जगह से फैट निकल जाता है लाइपो का, वहां पर क्या फैट वापस नहीं आता है? सुना है कहीं और आ जाता है, वहां नहीं आता। वहाँ नहीं आता, क्योंकि वहाँ से सिर्फ फैट नहीं निकलता, फैट के सेल्स भी निकल जाते हैं। अच्छा, तो जब हम सक आउट कर रहे होते हैं तो उसकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि वहाँ से आपके वो सेल्स भी चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम तो ये कितना बड़ा कट लगाया जाता है, कैसा सुराख होता है? अगर जितना एक जैसे straw पेट का होता है। फैट है, स्ट्रॉ की तरह, स्ट्रॉ वाला? हाँ हाँ, बस बस वो 2-3 होते हैं, उस पर हम कोई टांका नहीं लगाते। अब एक लाइपो होती है, आप जिस तरह अपने पैरों पे चल के आ रही हैं इसी तरह ही जाएंगी, कोई बेड रेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, फौरन आएंगे और चले जाएंगे। हाँ। अच्छा, अब ये बातें सुन के ना खाने ना शुरू कर दीजिएगा। नहीं, मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल नहीं करती कि जो बाद में केयर नहीं करते, क्योंकि देखें अगर आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशंस और करें। लाइपो की कॉस्ट क्या आती है, ऐसे देखने वालों को ज़रा बता दें, क्या इज़ दैट वेरी एक्सपेंसिव? अगर जैसे टमी का यहाँ पे ज़्यादा फैट औरतों को प्रॉब्लम होती है, तो इसके लाइपो के लिए अगर जा रही हैं तो इसके क्या अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट क्या आ जाती है? Approximately आप कह लें सिर्फ कि आप नहीं, हाँ, यूजुअली आप सबको 4 to 5 लाख के अराउंड। ओके, और एक बार वन टाइम लाइपो time. डन, ओवर, फिनिश। Yes, बट yes. आप कोई डाइट सजेस्ट करती हैं उसके बाद? आप कहती हैं बाद आप- डाइटिंग सब कुछ? नहीं, मतलब नॉट लाइक ए स्ट्रिक्ट डाइटिंग, हम बस ये कहते हैं कि आप प्रोटीन्स इंटेक ज़्यादा करें, ओके, ठीक है, क्योंकि आपका मसल मास बने, ठीक है। ठीक है। कार्ब ज़रा कम कर दें, लेकिन ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता। हम ये कहते हैं कि अच्छा आप घर में भी बैठ के एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, 10 दिन के बाद आप स्टार्ट करें, लेकिन ये नहीं कि आपको हम कहते हैं कि जी अब आप जिम जाएंगे तो रिजल्ट होगा, रिजल्ट तो होगा ही होगा। अब इसका आपने फ़ायदा तो इतना सब कुछ बता दिया, हर चीज़ के जिसके फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं, तो इसका क्या क्या नुकसान है वो भी साफ खुल के बता दीजिएगा। कोई बात नहीं, सबकी दुकान चमकेगी, मगर नुकसान आप साफ बता देंगी तो वो भी अच्छा लगेगा। अच्छा देखिए, इसमें जनरल एनेस्थीसिया के अंडर अगर आपका कोई कर रहा है, ठीक है, जीए के अंडर, यानी कि बेहोश करके, उसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि एक तो जीए की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्लस ये अभी कल मैंने रात को एक केस किया, वो किसी ने जीए के अंडर किया हुआ था, तो ज़ाहिर पेशेंट बेहोश पड़ा था, पता नहीं डॉक्टर साहब का होश किधर था, उन्होंने इतनी अनइवन की हुई थी हाँ, कि मुझे करते हुए लग बता गया, मुझे एक्चुअली 7 घंटे लगे उस पेशेंट का करते हुए, क्योंकि इतना गंदा फाइब्रोसिस हुआ था। खैर हमने ठीक कर लिया, लेकिन ये कि कोशिश करें कि आपका जब भी अवेक लाइपो, आपको पता होगा कि डॉक्टर का होश सलामत है। अच्छा, आप अपनी पोजीशन में हो, मोबाइल देख रहे हो, बात कर रहे हो, इस तरीके की पोजीशन में लाइपो? हाँ, ठीक है। और उसमें अगर आपका बेहोश करके किया जा रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बेहोश करने की देखें ना, होती आपने कितना एक अच्छा हमें पॉइंट बताया। और इसके अलावा कौन कौन सी जगह के लाइपो नहीं कराने चाहिए जो बड़े ख़तरनाक होते हैं? मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मतलब देखें ना, दिल इधर है, कुछ लोग यहाँ पे अपना आर्म फैट निकालते हैं इधर से, नहीं तो देखिए, ये सब को इतना नुकसानदेह तो नहीं अब एक होता? लाइपो में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, यानी कि जब पेशेंट जाग रहा है तो हमने सिर्फ उतना हिस्सा सिर्फ फैट तक सुन किया होता है। ठीक है, ऐसी कोई सूरत ही नहीं है कि हम उसके मसल को भी टच कर दें, ऑर्गन्स तो बहुत नीचे पड़े होते हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं हल्का सा जो मसल है उसको टच करूंगी, एक तो ये कि वो शार्प नहीं होते कैनुलास, बिल्कुल ब्लंट होते हैं, जिस तरह आप ये कह लें कि कोई मोटा सा पाइप कह ले एक स्ट्रॉ की तरह का, उसके आगे कोई मुंह नहीं होता, कोई शार्प नीडल नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम हल्का सा टच भी करते हैं मसल को तो पेशेंट एक दफ़ा ऐसे करके हिलता है, ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक ए पेन होगी उसे। तो इसलिए किसी ऑर्गन को ब्रीच करना अवेक लाइपो में इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन कहाँ से नहीं करवानी चाहिए, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको हमने खैर बड़ी मुश्किल से ठीक किया, उसकी किसी ने फेस की कर दी हुई थी। फेस की लाइपो? कौन से फेस की, किधर, किस जगह? इधर गाल, इधर की भी लाइपो होती है? होती तो नहीं है। अच्छा, हम होती सिर्फ- ही नहीं है? नहीं होती मैंने भी है। पहली मर्तबा सुना। हाँ, और वो मैंने भी पहली मर्तबा ही देखा और सुना। तो ऐसे चीज़ें हैं जो कर देते हैं। खैर, आप चिन के अलावा, ठीक है, चिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपको नेक में नहीं आप करवाएंगे कभी भी, डोंट गो फॉर नेक। यहाँ पे आपको अगर आप थूक निकलें तो आपको पता चलता है कि आपका ये थायराइड पड़ा हुआ है, इसको भी नहीं टच होना चाहिए। इससे ऊपर ये जो पार्ट है इस पे आप बिल्कुल करवा सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर अगर आपको कोई कहता है, अक्सर उनको कहता है कि हमारे चीक्स चबी हैं, ठीक है, तो यहाँ नहीं करवानी,
अच्छा, बिल्कुल नहीं करवानी। आपको बहुत बॉदर करता है, आप फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शंस फेस पे करवा लें, मैं वो भी खैर रिकमेंड नहीं करती। वो क्यों नहीं रेकमेंड करती? अभी कह के फिर देखिए, आपने एकदम उसमें से ये होता है कि रोक अगर दिया। बहुत ज़्यादा है तो फिर आप चले जाएं उनकी तरफ, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो आप फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शंस डालते हैं तो वो कंट्रोलेबल नहीं होता, ज़्यादा फैट भी जा सकता है, अच्छा, एंड दैट वुड बी परमानेंट। तो ये सब भी तो आ गई है ना चीजें, गाय बेला और ये सब कुछ, तो ये उसी की बात कर रही हूँ ना, ये कायबेला ही फैट कायबेला फैट डिजॉल्वर है, लेमन वाटर भी अच्छा। फैट डिजॉल्वर है, ये सारी कंपनीज के नेम में। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि फेस पे ना डलवाएं। आप वेट रिडक्शन करते हैं तो आमतौर पर फेस से चला जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा फेस से वैसे भी ले जाते हैं तो आप हमेशा बूढ़े क्योंकि लगते गाय हैं। बेला के साइड इफेक्ट्स ये भी होते हैं, जो ये आप फ्रीजिंग वाला काम करवाते हैं ना फैट फ्रीज का, उसके बाद वो स्किन लूजिंग लॉस पे चली जाती है, वो बहुत ज़्यादा लूजिंग की तरफ, उसका इलास्टिक होता है स्किन का, वो बिल्कुल ढलना मैं शुरू हो जाता फैट है। फ्रीजिंग का क्या बताऊं, मैंने वो तो मशीन होती है, ठीक है, जिसमें फैट को फ्रीज किया जाता है। मैंने वो मशीन ली, मैंने अपना किया। मेरी हमेशा आदत है कि मैं खुद ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर आपने किसी को बताना है तो आपके पास आपने खुद अपने ऊपर भी किया है? हाँ, वो मैंने किया और बहुत ही बेकार चीज़ है। मैं तो उसके बाद जब मैंने लास्ट अपना, पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी मेरा कर दो, उनका किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ का किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी फ्रेंड का किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपना किया, वो मशीन गुस्सा खा गई, तो वो मुझे मतलब सीरियसली निशान पड़ गया और अभी तक वो निशान है। हाँ, और वो बेसिकली आप ये कह लें कि आइसिंग की वजह से वहाँ पे वो बर्न हो गई मेरी स्किन। मैं उठा के बाहर फेंक दी मशीन। तो ये भी तो मेरे से तो वो चीज़ कभी रेकमेंड होती ही नहीं है जो ठीक ना हो। जिस तरह बीबी ग्लो है, बकवास चीज़ है, अपने पैसे मत ज़ाया करें। इस तरह की वो चीज़ें, देखिए मैं बहुत फ्रैंकली बता रही होती मैं, अगर आप मेरे पेज पे भी जाएं तो ये नहीं कि मेरे पास है नहीं, मैंने बीबी ग्लो पूरी दुनिया से बेहतरीन ला के देख लिया। इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। क्या बात है, थैंक यू सो मच, वेस्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमेशा आती हैं तो हमें कोई ना कोई नई चीज़ बता कर जाती हैं या फिर हमारा बचाव करके जाती हैं। तो आप भी बचिए, जो जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ पे बताई है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसी तरीके से अगर आप कोई दुबला होना चाहते हैं तो उन्होंने बताया कि फ़ैट फ्रीजिंग पे नहीं जाइएगा, लाइपोस बेटर अगर आप जाना चाहते हैं, वरना फिर आप अपनी डाइट कंट्रोल कीजिए और अपना वेट लूज़ कर लीजिए। आपसे मिलती हूँ दोबारा से मॉर्निंग विद फिज़ा में।